देख लिए होंगे। हमारे 2 लास्ट वीडियोस हैं जिसमें हम लोग ने पीजीटी के बारे में डिस्कस किया है। पीजीटी के जितने भी लास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं उसको किया है। एक बार उसको देख लीजिए, फिर इधर करिए ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिले। तो स्टार्ट करते हैं। ऋण पत्रों पर दिए गए ब्याज में से काटे गए आयकर को कहाँ दिखाते हैं। तो मतलब आपने ऋण पत्र तो समझ ही रहे हैं, ठीक है। उस पर आपने कोई ब्याज दिया और उस पर इनकम टैक्स कटा हुआ है। तो इनकम टैक्स जब कटता है तो उसको किधर दिखाते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखिए, इनकम टैक्स जो होता है वो हमेशा एज अ ड्राइंग ट्रीट होता है, ठीक है। तो ड्राइंग ट्रीट होता है तो उसको हम लोग ड्राइंग जो होता है जैसे ड्राइंग को ट्रीट करते हैं वैसे दिखाएंगे। तो हमारे पास पहला ऑप्शन है कि बैलेंस शीट में संपत्ति की ओर मतलब एसेट्स की ओर, बैलेंस शीट में लायबिलिटी की ओर, लाभ हानि खाते में क्रेडिट में, लाभ हानि खाते में डेबिट में। मतलब पीएल अकाउंट में तो वो जाता नहीं है इनकम टैक्स, आप जानते ही हैं, क्योंकि वो आपका पर्सनल खर्चा होता है। तो वो इनकम टैक्स इसमें नहीं आता पीएल अकाउंट में। तो इसीलिए आखिरी के 2 ऑप्शन तो ख़त्म हो गए। सही ऑप्शन जो है वो आपका है पॉइंट नंबर बी, बैलेंस शीट के लायबिलिटी की ओर, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। अभी के कुछ न्यूमेरिकल्स भी स्टार्ट हो गए हैं तो मैं आपको बताता जाऊंगा कैसे आपको ये सॉल्व करने हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रारंभिक स्टॉक मतलब ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 15,000 और परचेज दिया है 40,000 और सेल्स दिया हुआ है 57 और उसका जो सेल्स का जो लागत है मतलब जो सेल्स खरीदा है मतलब सेल्स जो सामान किया है 57,000 रुपीज़ का, उसकी जो कॉस्टिंग आई वो 52,000 है। तो अब फाइंड आउट करिए क्या इसका आंसर होगा। और आपसे सिंपली केवल पूछ रहा है ग्रॉस प्रॉफिट बताइए। इजी क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे अब हो सकता है आपने सही आंसर लगा दिया हो, तो अब मैं आपको बता दूँ। देखिए ये जो प्रारंभिक स्टॉक और क्रय दिया ये सब केवल टाइम पास के लिए दिया है ताकि आप इसमें अपना टाइम वेस्ट करें। मेन आंसर तो आपका ये 52-57 है। भाई जितने का आपने बेचा है, जितने का आपने ख़रीदा है उसको माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा प्रॉफिट हुआ कि लॉस। तो इसका आंसर आएगा आंसर नंबर बी, प्रॉफिट है 5,000 रुपीज़ का। 57,000 में हमने माइनस कर दिया 52,000 को। क्लियर है। अब आते हैं नेक्स्ट। सकल लाभ हानि निकालना है, ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस जो भी है ज्ञात कीजिए जबकि विक्रय। अब देखिए क्रय मतलब परचेज हो गया, विक्रय इतना दे दिया, विक्रय की लागत इतनी दे दी। यहाँ पे भी सेम आपको कुछ बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करना है। जितना सेल्स है, सेल्स कितना है देख लीजिए, 11,000 रुपीज़ का सेल्स है, ठीक है। और सेल्स की लागत दी हुई है मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दी हुई है। विक्रय की लागत मतलब कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड माइनस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। ये जो नीचे क्रय दिया है इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ का आंसर सही आंसर है पॉइंट नंबर सी। अब आते हैं नेक्स्ट। बैंक अधिविकरण को वर्गीकृत करना चाहिए। बैंक अधिविकरण जहाँ तक मुझे लग रहा है इसका मतलब बैंक ओवरड्राफ्ट होता है, ठीक है। मैंने सर्च नहीं किया है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट होता है। तो बैंक ओवरड्राफ्ट को हम लोग किधर दिखाते हैं। तो सिंपल सी बात है पॉइंट नंबर बी, करंट लायबिलिटीज़, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट। वर्ष के मध्य में दिए गए लाभांश को प्रदर्शित करेंगे। वर्ष के मध्य में मतलब बीच में अगर कोई इनकम हम देख रहे हैं तो उसको कहाँ दिखाएंगे। लाभ हानि खाते में दिखाएंगे कि लाभ हानि समायोजन खाते में दिखाएंगे। समायोजन का मतलब यहाँ पे होता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। उसके बाद है चिट्ठे मतलब बैलेंस शीट के संपत्ति पक्ष में, बैलेंस शीट के दायित्व पक्ष में। तो पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि देखिए जब भी बैलेंस शीट बनता है वो एक डेट पे बनता है, ठीक है। और नॉर्मली वो जो डेट होती है वो 31 मार्च ही होती है, ठीक है। तो ये बिज़नेस के बीच मतलब पूरा साल ख़त्म नहीं हुआ उसके बीच में ही इन्होंने अपना प्रॉफिट निकाल लिया।
तो उसका मतलब क्या हुआ कि ये जो बिज़नेस में कोई प्रॉब्लम हुई होगी या फिर रीवैल्यूएट किए होंगे बिज़नेस को, ठीक है, तो ऐसा कोई कंडीशन रहा होगा। तो ऐसे कंडीशन में प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बनाया जाता है, पीएल अकाउंट नहीं बनाया जाता। पीएल अकाउंट तब कब बनाते हैं, जब पूरा साल ख़त्म हो गया, ठीक है, अब देखते हैं पीएल अकाउंट बनाते हैं। लेकिन अगर कोई भी बंदा साल के बीच में कोई प्रॉफिट एंड लॉस देखना चाहता है तो उसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट कहते हैं, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो आपका है वो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट था, उसको आप नोट कर लीजिएगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आते हैं नेक्स्ट, अंतिम रहतिया मतलब क्लोजिंग स्टॉक, विक्रय मतलब सेल्स, और सकल लाभ प्रॉफिट, क्रय मतलब परचेज, प्रारंभिक रतिया ओपनिंग स्टॉक आपको फाइंड आउट करना है। तो इसमें भी थोड़ा सा ट्रिक लगाइए, फटाक से निकल जाएगा आपका। कैसे निकलेगा बताएं, एक बार आप लोग लगा लीजिए। चलिए, तो देखिए यहाँ पे इसने सेल कितने का किया है देख लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो सेल्स हुआ है वो हुआ है, देखिए विक्रय मतलब क्या हुआ, हमने सेल्स किया, परचेज़ किया है 48। अब पहले सेल्स का देख लीजिए, 75,000 रुपीज़ का इसने सेल्स किया है, मतलब लागत, विक्रय की लागत सेल्स है कि इसने ये किया हुआ है 75,000 रुपीज़ का, ठीक है। 75,000 को इससे माइनस कर दीजिए 43,400 से, 75 को 43,400 से माइनस कर देंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कितना आपका स्टॉक बचा है। एकदम सिंपल सा है, ठीक है। 75,000 में आपने ये 75,000 में इसको प्लस कर दीजिए 53,400 और उसमें माइनस कर दीजिए 82,000। ये भी एक तरीका है, ऐसे भी कर सकते हैं आप, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला नोट कर लीजिए सबसे अच्छा ओपनिंग स्टॉक का। ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस परचेज। ओपनिंग स्टॉक निकालने के लिए हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस क्लोजिंग स्टॉक माइनस परचेज। ये आपको फॉर्मूला हर जगह काम आएगा। क्यों, अभी आगे चल के आपसे COGS निकालने के लिए बोलेगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कभी आपको क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए बोलेगा, कभी आपको परचेज निकालने के लिए बोलेगा। तो यही फॉर्मूला यूज़ करके आप फटाफट निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन में अगर ट्रिक ना लगा के आप फॉर्मूला भी यूज़ करेंगे ना तो आपका टाइम नहीं वेस्ट होगा। तो उसको फॉर्मूला ज़्यादा सही है। जो क्वेश्चन थोड़े बड़े होते हैं वहाँ पे ट्रिक लगाते हैं, यहाँ पे तो फॉर्मूला ही लगा दीजिए। नेक्स्ट आते हैं, एक व्यवसाय का शुद्ध संपत्ति 1 जनवरी को इतना है 39,000 रुपीज़ और फिर 31 तारीख को हो गया 38,000 रुपीज़। मतलब ओपनिंग जब इनका कैपिटल आ रहा है वो 39 है, क्लोजिंग 38 है। और मालिक, व्यवसाय के मालिक द्वारा जनवरी में 2,000 रुपये इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था और 6,000 रुपीज़ निकाला था। तो अब कैसे करेंगे भाई, तो देखिए पहले कैपिटल कितना था वो देखते हैं। 39,000 का कैपिटल था, ठीक है। तो 39,000 में जो इनके ओनर हैं उन्होंने 2,000 रुपये इन्वेस्ट किया, तो 39 में 2,000 इन्वेस्ट कर दीजिए, 41,000 रुपीज़ हो गया, ठीक है। 41,000 हो गया। उसके बाद अब इन्होंने उसमें से 6,000 रुपीज़ विड्रॉ कर लिए, तो 41 में 6 विड्रॉ करेंगे तो कितना आएगा आपका, आ जाएगा 35,000 रुपीज़। तो 35,000 रुपीज़ होना चाहिए था, लेकिन 38 लिखा है। इसका मतलब क्या हुआ, 3,000 रुपीज़ जो है ये इनका प्रॉफिट है, ठीक है। तो इस तरीके से करेंगे तो और इजी पड़ रहा है ना आपको, इसमें आपको फॉर्मूला भी याद नहीं करना पड़ रहा है, आपने ऐसे ही इसको कर लिया, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्ज़ाम में कई जगह पूछे गए हैं, हर साल ही देखिए PGT 2013 का क्वेश्चन है ये। तो ऐसे क्वेश्चन मिलते रहेंगे आपको। अब आते हैं निम्नलिखित में कौन स्थायी संपत्ति है। स्थायी संपत्ति जानते ही हैं, फिक्स एसेट्स। अब इसमें बच्चे गलती क्या करते हैं, पॉइंट नंबर D लगा देते हैं। छोटे औजार, ये कंज्यूमेबल एसेट्स होता है, जितने भी हमारे ये सब होते हैं ये सब कंज्यूमेबल एसेट्स में आते हैं, तो इसको मत लगाइएगा कभी भी आपका। और ये जो माल स्टॉक ये सब लिखा हुआ है ये सब तो आपका करंट है ही,
तो ख्याति मतलब गुडविल ही आपका सही आंसर है, पॉइंट नंबर सी। अब आते हैं नेक्स्ट, यदि पूंजी 1 जनवरी को, देखिए वैसे ही वाला क्वेश्चन आ गया फिर से इधर, यदि पूंजी 1 जनवरी को मतलब कैपिटल है वो 19,400 है और पूंजी 31 को 21,500 है और जो विड्रॉ किया गया है पैसा वो है 4,300, तो आपको बताना है कितना प्रॉफिट आया फिर लॉस हुआ है। फिर से वही चीज़ करते हैं, हमारा जो कैपिटल था वो 19,400 था, 19,400 में से हमने 4,300 माइनस कर दिया तो आपका आ जाएगा 15,100। 15,100 आ गया, 15,100 होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे कैपिटल कितना है हमारा 21,500 है, ज़्यादा है ना, कितने से ज़्यादा है, तो 15,100 को आप माइनस कर दीजिए 21,500 में से, आपका जो आंसर आएगा वही हो जाएगा प्रॉफिट। तो इसको ऐसे ही क्वेश्चन लगाइए, ठीक है, जो विड्रॉल हुआ करे उसको माइनस कर दिया करिए और जो कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ करे प्लस कर दिया करिए। जैसे इसमें कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ ही नहीं है, इसमें विड्रॉ हुआ है, तो आपने क्या किया, इसमें माइनस कर देना है आपको 4,300, आपका आंसर आ जाएगा इजीली। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, बैंक से भुनाया गया बिल। अब देखिए बैंक से भुनाया गया बिल, अब आपके पास कोई बिल्स ऑफ एक्सचेंज का मतलब आपके पास बिल रिसीवेबल पड़ा हुआ है, आप गए बैंक से, उसको आपने डिस्काउंट करा लिया, ठीक है, तो बैंक से डिस्काउंट करा लिया, तो अब देखिए बैंक से डिस्काउंट करा लिया लेकिन तब भी आपके पास लाइबिलिटी तो बनी ही रहती है कि भाई अगर सामने वाला बंदा पेमेंट नहीं किया तो आपको पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। तो सही मायने में देखा जाए तो इसको हम लोग करंट लाइबिलिटी में कॉलम में तो नहीं लिख सकते ना, जैसे इसमें आंसर दिया हुआ है चालू दायित्व, तो इसमें करंट लाइबिलिटी कॉलम में कैसे लिखेंगे भाई, पैसे तो आपको मिल गए, अब वो तो अचानक से आ गया तब लिखते हैं, ठीक है। तो अचानक से आने वाली लाइबिलिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंटिंजेंट लाइबिलिटी, तो ऐसा कोई इसमें आंसर दिया नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये संभाव दायित्व है इसी को हम लोग यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। संभाव दायित्व मतलब तुरंत आने वाला कोई अचानक से कुछ लाइबिलिटी जो हमारे ऊपर आ जाए उसको हम लोग संभाव दायित्व कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये इसका सही आंसर है। अब आते नेक्स्ट, व्यवसाय की संपत्ति 21,315 है तथा दायित्व 4,120 है, स्वामी पूंजी क्या है। तो बस यहाँ स्वामी पूंजी आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है, यहाँ आपसे केवल कैपिटल पूछ रहा है, बताइए कैपिटल कितना है, तो आपको पता है कैपिटल कैसे निकालते हैं, एसेट्स में से लाइबिलिटी माइनस कर दीजिए, कैपिटल आ जाएगा। 21,315 में से आप माइनस कर देंगे 4,120, आपका आंसर आ जाएगा 17,195, तो बी आपका सही आंसर है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, यदि लाभ विक्रय मूल्य का 25% है तो लागत पर लाभ का प्रतिशत ज्ञात करो। देखिए मैं आपको एक बात और बता दूं कि जैसे अगर आप इससे मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो आप वो बंद कर दीजिए स्पीकर, और आप अपने क्वेश्चंस लगाते जाइए, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आपको एक्सप्लेनेशन सुनना है तब आप सुनिए। देखिए यहाँ पे क्या है, यदि लाभ विक्रय मूल्य का 25% है तो लागत पर लाभ कितना प्रतिशत है ज्ञात करिए। तो अब मान लीजिए 100 रुपये का सामान है, ठीक है, 100 रुपये का हम उसको बेच रहे हैं, तो वो बोल रहा है कि विक्रय मूल्य पर 25% लागत पर लाभ है। तो यहाँ पे इस कंडीशन पे क्या हुआ, मतलब जो हमारे गुड्स की कॉस्टिंग आ रही है वो 75 की होगी ना। फिर से समझिए, 100 रुपये का सामान है, उसका जो प्रॉफिट है वो बता रहा है कि बेचने वाले मूल्य पे 100 रुपये का सामान हम बेच रहे हैं, ठीक है, तो उसका 25% जो है उसका लागत उसका प्रॉफिट है, तो 100 का 25% उसका प्रॉफिट हो गया, तो 100 में से 25 माइनस कर दीजिए तो 75 आ जाएगा, 75 उसकी कॉस्टिंग आ जाएगी, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए बताइए कितना % प्रॉफिट है, तो 25/75 × 100, तो 33.33 आ जाएगा। पॉइंट नंबर डी है आपका आंसर। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है,
कई बार एग्ज़ाम में आपको देखने को मिल सकता है। अब आते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ भी कितना घुमा फिरा के क्वेश्चन दिया है, कोशिश करिए। एसेट्स दिया हुआ है, लाइबिलिटी दी, एसेट्स 30,000 है, लाइबिलिटी 13,000 है। फिर कैपिटल जो दिया हुआ है वो आपको 16,500 दिया हुआ है, और विड्रॉल दिया हुआ है 4,000 रुपीज़। तो इसको कैसे निकालेंगे? क्या पूछ रहा है? 1 जनवरी की पूंजी क्या है, 1 जनवरी को कितनी पूंजी आपके पास थी, ये पूछ रहा है। ठीक है, लेकिन पूंजी आपको इधर का दिया हुआ है, खाली 16,500 रुपये जो पूंजी है ये आपको दिया हुआ है 31 को। ठीक है, और आपसे पूछ रहा है कि 1 जनवरी की पूंजी बताइए। तो कैसे निकालेंगे इसको? देखिए, इतना सिंपल सा रूल है पूंजी निकालने के लिए। ठीक है, एसेट्स कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटी, ये फॉर्मूला लगा दीजिए। तो यहाँ पे कैपिटल आपका पूंजी हो गया, ठीक है, एसेट्स हो गया 30,000 रुपये, और लाइबिलिटी हो गया 13,000 रुपीज़। उसको माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 17,000। यही आपका सही आंसर है, पॉइंट नंबर सी। ठीक है, तो आपने यही 2 की मदद से आंसर निकाल दिया। ये 16,500 और 4,000 रुपये मतलब नहीं है, वो 31 दिसंबर का बैलेंस है, उसको वैसे ही पढ़े रहने दीजिए। 1 जनवरी का पूछा था, 1 जनवरी का आपने निकाल के रख दिया। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए, और आगे हम और वीडियोज़ भी लेके आ रहे हैं। थैंक यू।